तो क्या अब उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी जल्द ही लागू हो जाएगा? सभी धर्म समुदायों के लिए एक जैसा कानून बनाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा। देहरादून में सतनाम फिलिप और मन्नू यादव जॉन बनकर विदेशियों से ठगी कर रहा था। कौन है ये इंटरनेशनल ठग? अनिल बरूनी गढ़वाल के लिए केंद्र से क्या लेकर के आने वाले हैं और केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव में टिकट की दौड़ कहां तक पहुंची है? आइए बात करेंगे इन सब टॉपिक्स पर इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने मन की बात को कमेंट बॉक्स में जरूर करें। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी उत्तराखंड में अब जल्द ही लागू करने की तैयारी की जा रही है। ऐसा करते ही उत्तराखंड पहला राज्य भी बन जाएगा जहां पर सभी जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय के लिए कानून एक जैसे ही होंगे। कल यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए बनाई गई स्पेशल कमेटी ने इसकी नियमावली का फाइनल ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि सभी को समान न्याय और समान अवसर मिल सके, इसके लिए यूसीसी को लाया जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर यानी कि 9 नवंबर को यूसीसी को लागू किया जाएगा। और क्योंकि अब फाइनल नियमावली का ड्राफ्ट तैयार होकर मुख्यमंत्री को भी दे दिया गया है, अब पूरी संभावना ये भी नजर आ रही है कि यूसीसी आने वाली 9 नवंबर तक उत्तराखंड में लागू हो सकता है। आम आदमी को यूसीसी आसानी से समझ में आए, इसके लिए एक पोर्टल और एक मोबाइल एप्लीकेशंस को भी बनाया गया है। यूसीसी में क्या खास होगा वो जानने से पहले यूसीसी के सफर पर नजर डालते हैं कि उत्तराखंड में इसकी शुरुआत किस तरह से कहां हो। 12 फरवरी 2022 को जब उत्तराखंड में उस समय विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, तो तब विधानसभा के चुनाव के दौरान ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की घोषणा की थी। सीएम बनने के बाद पहली ही कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला भी ले लिया गया था, जिसके बाद एक समिति बनाई गई और उसके बाद सुझाव मांगे गए। फिर 6 फरवरी को विधानसभा में विधेयक पेश हुआ और 7 फरवरी को यह विधेयक पारित हुआ। 11 फरवरी को देश के राष्ट्रपति से भी इसे मंजूरी मिल गई और कल इसका फाइनल ड्राफ्ट मुख्यमंत्री को सौंप दिया गया। यूसीसी के अंदर मुख्य रूप से विवाह, तलाक, लिव इन रिलेशनशिप, जन्म मृत्यु पंजीकरण और उत्तराधिकारी संबंधित प्रावधान हैं, जिन पर फोकस ज्यादा किया गया है। यूसीसी लागू होने के बाद क्या क्या हो जाएगा? सभी धर्म समुदायों में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत हस्तांतरण के लिए एक जैसे कानून होंगे। 26 मार्च 2010 के बाद शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं कि शादी कर ली तो कर ही ली और ऐसा भी नहीं कि तलाक दे दिया तो दे ही दिया। अगर पंजीकरण नहीं हुआ है तो जुर्माना अलग से लगेगा और सरकारी सुविधाओं का लाभ भी आपको नहीं मिल पाएगा। शादी के लिए न्यूनतम उम्र के लिए भी सभी धर्म समुदायों में एक जैसी उम्र ही होगी, जिसमें लड़के के लिए 21 साल और लड़की के लिए 18 साल उम्र है। बिना सहमति के धर्म परिवर्तन नहीं हो पाएगा। एक पति पत्नी यदि जीवित है तो फिर दूसरा विवाह भी नहीं किया जा सकेगा। संपत्ति में बेटा बेटी का अधिकार बराबर का होगा। जायज और नाजायज बच्चों में कोई भेदभाव नहीं होगा। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस तरह के कई नियम कानून होंगे जो कि यूसीसी लागू होने के बाद लागू हो जाएंगे और ये नियम कानून सभी के लिए एक जैसे होंगे। खैर, इस पर ज्यादा डिटेल से उसी दिन बात करेंगे जब यूसीसी लागू होगा और कानून सार्वजनिक होंगे। काम किया, एक्ट बनाकर हमको दे दिया है और जल्दी ही हम इस एक्ट का अध्ययन करेंगे और कैबिनेट में चर्चा करेंगे। उसके बाद हमारा प्रयास होगा जल्दी से जल्दी ये लागू हो। चूँकि एक बड़ी व्यवस्था बननी है तो उसमें हजारों लोगों को अपना योगदान देना है, वो सम्मिलित होंगे। इसमें अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं, सभी सरकारी विभाग हैं, उनकी ट्रेनिंग भी होनी है और जल्दी ही जो है सारा आकलन करने के बाद न्याय विभाग से भी इसका परामर्श लेकर हम लागू करने की जो तिथियां हैं उन तिथियों को घोषित करेंगे। चूँकि हमने इसमें एक पोर्टल भी बनाया है, ऑनलाइन ऐप भी बनाए हैं और बहुत सारी व्यवस्थाएं जो आज हमको दफ्तरों में जाके करनी पड़ती हैं, चाहे वो विवाहों के रजिस्ट्रेशन हो या उत्तराधिकार के नियम हों, ऐसे कई चीज़ें, लिव इन रिलेशनशिप के जो विषय हैं वो सारे के सारे अब घर बैठे ही जो है ये सुविधाएं सब प्राप्त होंगी और सबकी सुविधा के लिए बनाया है। सर, आपने कहा महिलाओं को विशेष फायदा मिलेगा यूसीसी लागू होने के बाद। नहीं, महिलाओं का ये हमारा पूरे देश की जो आधी आबादी है, हमारी मातृशक्ति महिलाएं, उनके लिए पूरा कानून है। उनका सशक्तिकरण भी होगा और उनकी सुरक्षा भी होगी। कल देहरादून पुलिस ने एक गजब का खुलासा किया है। इससे अंदाजा लगाइए कि देहरादून में ठगी किस लेवल पर पहुंच गई है। देहरादून की कैनाल रोड पर पुलिस ने एक छापा मारते हुए एक फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार भी किया गया है। इसके अलावा जो 45 से 47 कर्मचारी इनके थे, उनको नोटिस अलग से भेजा गया है। ये लोग फर्जी कॉल सेंटर से विदेशी क्लाइंट से फ्लाइट बुकिंग के नाम पर ठगी किया करते थे। अब बताओ, देहरादून में रहकर ठगी सीधे इंटरनेशनल पर्सन से होती थी। पीसीएम वर्ल्ड वाइड फ्लाइट लिमिटेड नाम से ये कंपनी चल रही थी। कंपनी का मालिक कोई दिल्ली का रहने वाला व्यक्ति बताया जा रहा है। यहाँ पर 65 केबिन बने हुए थे, जिन 65 केबिनों में कर्मचारी काम करते रहते थे। जो पकड़े गए हैं उनमें से 2 उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और 1 हरियाणा का रहने वाला है। ये लोग इतने ज्यादा तीतर थे कि इन्होंने अंग्रेजों से धोखाधड़ी करने के लिए अपने नाम भी अंग्रेजी में रख लिए थे।
जैसे इनमें से एक का नाम था सतनाम, उसका अंग्रेजी में नाम रखा हुआ था फिलिप। मोहम्मद मोनिस था, उसका नाम रखा हुआ था जॉन। और मन्नू यादव था, उसका नाम रखा हुआ था रॉब। कंपनी के कोई रजिस्टर्ड कागजात नहीं थे, विदेशी लोगों से ठगी कर रहे थे। अब 3 पकड़े गए हैं। उत्तराखंड में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जरूर हो, जिससे कि कंपनियां यहां पर आए, रोजगार मिले, लेकिन ऐसी भी ना आए कि मन्नू यादव जॉन बन गया, सतनाम फिलिप बन गया और ठगी शुरू हो गई। गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के लिए एक पॉजिटिव न्यूज भी आई है। गढ़वाल के सांसद अनिल बलूनी ने केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात की है। अनिल बलूनी ने गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 3 मिनी स्टेडियम खोलने और सरकारी कॉलेजों में केंद्र सरकार की मदद से जिम्नेजियम खोलने का प्रस्ताव खेल मंत्री के सामने रखा है। अनिल बलूनी ने यह जानकारी दी है कि केंद्रीय खेल मंत्री ने इस पर अपनी सहमति भी दे दी है। इस पर अब जल्द ही काम भी शुरू कर दिया जाएगा। खेलों को लेकर के भी हमने अपने वीडियो में बात की थी, कल के वीडियो में, कि मेडल सभी को चाहिए लेकिन फैसिलिटी हम नहीं देंगे। कल त्यूनी की खबर थी, जहां पर खेल महाकुंभ चल रहा था और बच्चों के लिए पानी की व्यवस्था नहीं की गई। पहाड़ों के बच्चे खेल में रुचि भी रखते हैं और उनके अंदर खेलों में खेलने का पोटेंशियल भी है, लेकिन जरूरत है बस फैसिलिटी प्रोवाइड करने की। अगर वो भी शुरू हो जाती है तो आने वाले समय में हमारे भी एथलीट वर्ल्ड लेवल पर कंपीट करते हुए नजर आएंगे। अब मंत्री जी ने सहमति तो दे दी है, अब हम उम्मीद करेंगे कि जल्द ही वो सहमति धरातल पर भी उतर जाए। अब बात केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव की। देखिए, अभी पूरी तरह से नजरें दिल्ली के ऊपर ही टिकी हुई हैं, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो। अभी सभी को टिकट का इंतजार है। बीजेपी में प्रोसेस कांग्रेस से थोड़ा आगे जरूर चल रहा है। वहां पर नामों को दिल्ली भेजा जा चुका है। जो भी पैनल में 6 से 8 नाम है, उनको दिल्ली भेजा जा चुका है और वहीं से ही अब सब कुछ फाइनल होने वाला है। कल भी हमने इस पर बात की थी कि दिल्ली में भी कई नेताओं ने अपनी फील्डिंग बिछानी शुरू कर दी है, क्योंकि टिकट वहीं से होने हैं। दिल्ली बताएगी कि भाजपा का आशीर्वाद किसे वहां से मिलने वाला है। दूसरी तरफ कांग्रेस के पर्यवेक्षकों की टीम भी केदारनाथ विधानसभा में पहुंच गई है। आज पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ पर्यवेक्षक बातचीत करेंगे, 1 to 1 संवाद करेंगे और उसके बाद उनकी जो भी रिपोर्ट होगी, अपनी रिपोर्ट हाईकमान को भेजी जाएगी। कल शाम तक कांग्रेस के 4 पर्यवेक्षक, जिनमें मुख्य पर्यवेक्षक गणेश गोदियाल, भुवन कापड़ी, वीरेंद्र जाती और लखपत बुटोला शामिल हैं, ये श्रीनगर पहुंच गए थे। आज अगस्त मुनि जाएंगे और कार्यकर्ताओं से सीधा 1 to 1 संवाद करेंगे, फीडबैक लेंगे। वहां पर रायशुमारी के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी को अपनी रिपोर्ट देंगे। जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि बीजेपी कांग्रेस वालों से एक कदम आगे चल रही है। बीजेपी में अब स्टार प्रचारकों के नामों की तैयारी पर रायशुमारी और राय मशवरा चल रहा है। जोर लगाने में कमल वाली पार्टी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है। पहले से ही उत्तराखंड के 5 कैबिनेट मंत्रियों ने वहां पर मोर्चा संभाला हुआ है। अब स्टार प्रचारकों के रूप में कुछ केंद्रीय मंत्रियों के नामों को भी शामिल किया जा सकता है और उनको भी चुनावी मैदान में प्रचार के लिए उतारा जा सकता है। कुछ ही दिनों में नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कुछ भी हो, अब टिकट बंटने के बाद ये चुनाव बड़ा दिलचस्प और रोचक होने वाला है। कहीं टिकट बटेंगे और कहीं बगावतें होंगी। बहरहाल, ये थे आज के टॉपिक्स। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियोज आप रेगुलर देखते रहते हैं तो फिर आपको सब्सक्राइब कर देना चाहिए। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।